Assalamu alaikum dear student. I hope all of you will be fine. This is me Mohammad Waleed Anjam. Student, the topic of today's discussion is Bernoulli's equation. फ्लूइड डायनेमिक्स में बर्नौली इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। हम ये बात पहले से जानते हैं, जो मैं यहाँ पे लिखने भी लगा हूं कि एज द फ्लूइड moves through a pipe of varying cross section and height, the pressure along the pipe changes. स्टूडेंट, जो बर्नौलीज इक्वेशन है ये एक फंडामेंटल इक्वेशन है फ्लूइड डायनेमिक्स में। बर्नौली इक्वेशन फंडामेंटल इक्वेशन है। which relates pressure with height and speed। ये स्टूडेंट इसका जो रिलेशनशिप है प्रेशर का हाइट और स्पीड के लिहाज से हमने ये देखना है। हमारे पास इस इक्वेशन की एक स्टेटमेंट है, वो क्या है? The sum of pressure, potential energy per unit volume kinetic energy per unit volume of an incompressible non-viscous fluid flowing steadily remains constant। स्टूडेंट, ये हमारा रिजल्ट है। इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक सम से मुराद हमने ऐड करना है किस किस को? प्रेशर को, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैं यहां पे लिखने लगा हूं पोटेंशियल एनर्जी ओवर वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कहता है किस फ्लूइड का जो आइडियल फ्लूइड है, और आइडियल फ्लूइड की कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी? इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस और जिसका फ्लो स्टेडी हो, इनका सम क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। स्टूडेंट, हमने इस रिलेशनशिप को जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये हमने इस स्टेटमेंट की जो यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट लिखी है इसके लिहाज से लिखा है। इसको हम समझने के लिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। कहता है हमारे पास एक पाइप है,
जो कि वेरिंग क्रॉस सेक्शन का है। इस पाइप के जो दोनों एंड्स हैं, अगर आप उनके क्रॉस सेक्शनल एरियाज को देखें तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हैं ये एक जैसे नहीं है, ये मुख्तलिफ हैं। और ये स्टूडेंट हमारा एक रेफरेंस है, जिसको हम ग्राउंड भी ले सकते हैं या कोई भी और पॉइंट ले सकते हैं। और इस एरिया को मैं नाम दे देता हूं A1 का, और इस एरिया को मैं नाम दे देता हूं A2 का। स्टूडेंट, इसके अंदर से हम ये कहते हैं कि जो कोई भी फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। ये उस फ्लूइड की जो स्ट्रीम लाइंस है, मैं ये बना भी देता हूं यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए। चूंकि जो बर्नौली इक्वेशन है, ऊपर स्टार्ट में हमने पहली लाइन ही लिखी, ये रिलेट करेगा प्रेशर को किसके साथ, फ्लूइड की स्पीड के साथ और हाइट के साथ। यहां पर मैंने ये लिखी भी है बात, ये रिलेट करता है प्रेशर को स्पीड के साथ और हाइट के साथ। तो ये जो एंड है, फर्स्ट एंड है, इस फर्स्ट एंड की सेंटर से जो हमारी बुक पे डायग्राम बनी है उसके लिहाज से इस रेफरेंस तक, या उस रेफरेंस से उस फर्स्ट एंड के सेंटर तक जो हाइट है उसे हमने नाम दिया H1। और बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, इस रेफरेंस से उसके सेंटर तक जो हाइट है वो H2 है। हम स्टूडेंट कंसीडर करते हैं कि हमारे पास इसके अंदर से वाटर फ्लो करेगा। स्टूडेंट सपोज करें, इमेजिन करें कि हमारे पास एक लेयर है, एक झिल्ली है एक फ्लूइड की, जिसको मैं यहां पे बना देता हूं। ये जी स्टूडेंट, जैसे आप इमेजिन करें कि कभी आपने सोप बबल्स बनाए हो। सोप बबल्स कैसे हम छोटे होते भी ये करते थे, इससे समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ। सोप बबल हम करते थे कि हम अपने हाथों को जब सोप से धो रहे होते हैं, तो बच्चे होते हुए सोप बबल को इस तरह से हाथ में करने के बाद वो जो उसकी एक लेयर बनती है उसको हम फूंक मारते हैं। उसको जब हम फूंक मारते थे तो वो एक बबल बनता था। स्टूडेंट, यानी कि मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमारे पास एक लेयर है, इस एंड पर इस लेयर से पीछे जो भी फ्लूइड आ रहा होगा वो क्या करेगा, इस लेयर पर एक फोर्स लगाएगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से यही जो लेयर है ये आगे की तरफ, जैसे सोप बबल हम कहते थे मूव करता था फ्लो करता हुआ, हम ये कहते हैं कि ये भी आगे की तरफ फ्लो करेगा। ये देखेंगे, हम ये कहते हैं कि जो ये वाला जो पोर्शन है इसका जो मैस है वो है डेल्टा M1, और इस लेयर ने किसी एक टाइम t के अंदर जो फासला तय किया यहां से यहां तक, उसको हम नाम दे देते हैं x1। यहां पे इस पर लगने वाला जो प्रेशर है हम ये कहते हैं कि उसकी डायरेक्शन, उसको बनाने के लिए इस तरह से कि ये प्रेशर P1 जो एरिया A1 में मौजूद किसी
फ्लूइड की एक लेयर पर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वो फ्लूइड आगे की तरफ फ्लो करेगा। हम ये कहते हैं, अब इस पोर्शन को समझने के लिए अगर मैं इस तरह से थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं तो हमें समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि ये फ्लूइड का ये जो पोर्शन है, ये लेयर, इस पर चूंकि एक प्रेशर लग रहा था, ये आगे की तरफ फ्लो की। स्टूडेंट अगर हम देखें कि इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम इसी फ्लूइड की लेयर को इस एंड की बजाय इस एंड पर देखें, तो स्टूडेंट वो कुछ इस तरह से होगी। यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके मुकाबले में, A1 के मुकाबले में चूंकि कम है, लिहाजा उतने ही मास को, जितना यहां पर मास था डेल्टा M1, अगर हम उस मास को यहां पर डेल्टा M2 का नाम दे भी लें, तो हम कहते हैं कि उसने जो फासला तय करना है उतने ही टाइम में, जो टाइम हमने वहां पर दिया था, वो कितना है जी, डेल्टा x2 है। यानी कि अगर मैं ये कंसीडर करूं, जैसे मैंने एक लेयर यहां पर कंसीडर की और उसके पीछे वाले फ्लूइड ने उस पर एक प्रेशर लगाया और वो लेयर आगे की तरफ मूव की, और किसी एक टाइम t के अंदर उसने जो फासला तय किया वो x1 था। अगर इसी लेयर को मैं इस एंड पर कंसीडर करूं और इसके पीछे जो फ्लूइड है वो इस पर प्रेशर लगाएगा और ये आगे की तरफ मूव करेगा, और उतने ही टाइम के अंदर हम कहते हैं कि यहां पर इसने जो फासला तय किया वो डेल्टा x2 है, ये x2 है, वो इससे ज्यादा है। वो इससे ज्यादा क्यों है? वो इससे ज्यादा इसलिए है कि यहां पर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप कम है, इसलिए यहां पर उसने जो फासला तय करना है वो डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगा। स्टूडेंट ये बात हम इक्वेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी से पढ़ चुके हैं कि जहां पर एरिया ऑफ द पाइप ज्यादा होगा वहां पर फ्लो की जो स्पीड होगी वो कम होगी, और कंपैरेटिवली अगर हम इस एंड पर देखें तो यहाँ पर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कम हो चुका है इस एंड के मुकाबले में, तो लिहाजा यहाँ पर स्पीड बढ़ जाएगी। स्टूडेंट यहाँ से बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमारे पास ये फ्लो तो हमने कहा था स्टेडी फ्लो है। स्टेडी फ्लो तो ऐसा होता है जिसमें फ्लूइड हर पार्टिकल पर जो उसकी पार्टिकल की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। इस पॉइंट को हम अगर देखें कि हमारे पास यहाँ जो पार्टिकल किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर होंगे, सपोज इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, उन पॉइंट्स पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनकी जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो सेम होनी चाहिए। लाइकवाइज जब वो यहाँ पर वही पार्टिकल्स हम कंसीडर करेंगे तो उनकी स्पीड अगर सेम है या कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि वो स्टेडी फ्लो ही कंसीडर हो रहा है। तो यहाँ चूंकि एक पॉइंट स्टेडी फ्लो के लिहाज से आ गया, ये हमारी कंडीशन हो गई। दूसरा, चूंकि वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड था, इनकम्प्रेसिबल से मुराद क्या है? इनकम्प्रेसिबल से मुराद ये था कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। स्टूडेंट डेंसिटी देखिएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रो से। किसके इक्वल होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर ये मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होगी, और आप खुद इमेजिन करें कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये डेंसिटी कांस्टेंट रह रही है, तो इट्स मीन के मास ऑफ द फ्लूइड भी कांस्टेंट रहेगा और उसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि ये जो डिफरेंट लेयर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शनल इफेक्ट्स हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये नॉन विस्कस फ्लूइड है। क्योंकि नॉन विस्कस फ्लूइड की विस्कोसिटी हमने क्या कहा था कि वो 0 होती है। अब यहां पर क्या होगा, जब ये वाटर यहां से या फ्लूइड यहां से फ्लो कर रहा होगा, तो इस जगह पर जो प्रेशर P1 एग्जर्ट हो रहा है, और इधर जो प्रेशर है हम उस प्रेशर को नाम देते हैं स्टूडेंट P2। और यहां पर जो फ्लो था उसकी जो डायरेक्शन थी, जो वेलोसिटी उसकी रफ्तार की, वो v1 थी। उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर देता हूं, ये v1 है, और यहां पर जो उसी की रफ्तार है वो v2 है। ये ले स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि यहां पर जो प्रेशर है और यहां पर जो प्रेशर है होता क्या है, या ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए,
कि ये जो प्रेशर P2 है इसकी डायरेक्शन जो है उसको इनवर्ट दिखाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, जो प्रेशर होता है वो फ्लूइड्स में हमेशा कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर आप रख दें तो फ्लूइड उस पर हर डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा होता है उस पर्टिकुलर एरिया पर, जिसको हम कहते हैं कि वो उसका प्रेशर है। लाइकवाइज अगर हम इतने से सेगमेंट की या पोर्शन की बात करेंगे जिसको हमने यहाँ पर भी हाईलाइट किया था, तो मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ। तो स्टूडेंट उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर होगा वो यहाँ पर भी इनवर्ड ही होगा। और हम इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ चूंकि रफ्तार बढ़ जाती है तो उस बढ़ती हुई रफ्तार के लिहाज से जो फ्लूइड की फोर्स है, जो अपोजिंग फोर्स है, वो भी हम कह सकते हैं कि बढ़ सकती है। फ्रिक्शन भी हम कह सकते हैं कि जो लेयर्स के दरमियान तो नहीं है लेकिन जो पाइप के साथ है वो बढ़ सकती है। इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि उसको ओवरकम करने के लिए जो प्रेशर है उसकी डायरेक्शन इस साइड पर लग रही है। स्टूडेंट अगर हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन पर आ जाएंगे तो हमें समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा। हम ये बात करते हैं एट एंड नंबर 1, या इसे हम कह लेते हैं एट अपर एंड, एट अपर एंड ऑफ पाइप। स्टूडेंट इस एंड पर जो प्रेशर होगा P1 वो किसके इक्वल होगा, F1 ओवर A1। यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल्स टू P1 इंटू A1। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से यहां पर जो प्रेशर है P2 अगर हम उसके लिहाज से भी देखें तो F2 इक्वल्स टू P2 A2, वो हम आगे जाके लिखेंगे। क्योंकि अभी हम स्पेसिफिकली बात किसकी कर रहे हैं, अपर एंड की, तो यहां पर P1 इक्वल्स टू F1 ओवर A1, तो F1 इक्वल्स टू P1 A1। स्टूडेंट इस जगह पर जो इस लेयर ऑफ द फ्लूइड पर जब एक फोर्स लगेगी तो अब ये देखिएगा कि इस एंड पर जो फोर्स लग रही है मैं उसको अगर नाम दे दूं F1 का, और ये उसकी डायरेक्शन है, और जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो मूव भी इधर कर रहा है या ये लेयर भी इसी तरफ को एक्सटेंड हुई थी, तो हम कहते हैं कि उसने जो फासला तय करना है, जो डिस्प्लेसमेंट तय करना है, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। तो स्टूडेंट हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन सेम होने की वजह से यहाँ पर जो थीटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम उन्हें पैरेलल कंसीडर करते हैं और थीटा 0 होगा। तो इस एंड पर हम ये कहेंगे जो वर्क होगा किसके इक्वल होगा, F1 डॉट D1, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, F1 इंटू D1 इंटू कॉस थीटा। स्टूडेंट यहां पर अगर हम देखें तो F1 की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट करें P1 A1, और D1 हम वैसे ही लिख लेते हैं, और कॉस थीटा, थीटा कितना है जी, 0 डिग्रीज। तो स्टूडेंट यहां से हमारा रिजल्ट आ जाएगा P1 A1, और फ्लूइड ने जो उस लेयर पर लगने वाली फोर्स थी जिसकी वजह से उसने जो फासला तय किया किसी एक स्पेसिफिक टाइम t के अंदर, वो कितना था, डेल्टा x1 था, और cos 0 हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो हमारे पास एंड नंबर 1 पर जो वर्क हो रहा है W1, उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। स्टूडेंट इसी इक्वेशन के बाद हम रिजल्ट जो इसी को अगर सिंपलीफाई करते जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जो डिस्टेंस होता है s, वो किसके इक्वल होता है, v मल्टीप्लाइड बाय t। अगर मैं इस केस में ये कहूं कि ये जो डिस्टेंस डेल्टा x1 है s की बजाय, और इस एंड पर जो स्पीड है वो v1 है मल्टीप्लाइड बाय t, तो हमारे पास डेल्टा x1 की बजाय स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, हम इसी रिलेशनशिप को P1 A1 और डेल्टा x1 की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, v1 मल्टीप्लाइड बाय t। हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा W1 का। फिर हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में स्टूडेंट जो रिजल्ट था वो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का रिजल्ट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक हमारे पास रिजल्ट क्या था, रिजल्ट था A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, जिसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं कि जो प्रोडक्ट
ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड फ्लूइड स्पीड, वो क्या रहता था, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होता था, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग पर सेकंड, जिसे हम वॉल्यूम ओवर टी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास एक रिजल्ट ये भी बन जाता है कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ए वी और टी, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ए वी टी, हमारा ये रिजल्ट बन गया। ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है इनकी वैल्यूज को पुट करने के लिए। आइए हम देखते हैं कि इसको फर्दर किस तरह से हमने सिंप्लीफाई कर। स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है जो हमने पीछे निकाला है कि वॉल्यूम इक्वल्स टू ए वी टी, अगर हमारे पास A1 लिख दें V1 लिख दें तो इस वॉल्यूम को भी हम कहेंगे कि ये एट एंड 1 जो है वो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड या उस पोर्शन का जिसको हमने कंसीडर किया हुआ था, जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि शेडेड पोर्शन है। स्टूडेंट इस लिहाज से हमारी जो इक्वेशन होगी W1 वाली वो किसके इक्वल आ जाएगी, P1, और A1 V1 T की जगह पर हम वहां पर क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द एंड 1। बिल्कुल स्टूडेंट इसी के लिहाज से हम जो है वो जो लोअर एंड ऑफ द पाइप है उस पर भी डिस्कशन करेंगे, और उसका रिजल्ट क्या होगा, एड लोअर एंड ऑफ पाइप। अगर हम यहां पर रिजल्ट देखें तो लोअर एंड ऑफ द पाइप पर क्या है, लोअर एंड ऑफ द पाइप पर हमारे पास जो वर्क होगा W2 वो किसके इक्वल होगा, F2 डॉट D2, जिसको हम अगेन क्या लिखेंगे, F2 D2 इंटू कॉस थीटा। यहां पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा F2 की जगह पर हम लिख सकते हैं P2A2, क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स किसके इक्वल होती है, प्रेशर इनटू एरिया। तो F2 इज इक्वल्स टू, यहां से हम देख सकते हैं ये बात हमने एंड नंबर 1 पर भी ऐसे की थी, F2 इक्वल्स टू P2A2, और इसका जो फासला है जो इसने कवर किया है उसी लेयर पर लगने वाले प्रेशर की वजह से, फोर्स की वजह से, वो डेल्टा x2 था। और हम ये कहते हैं कि इस केस में जो थीटा है वो है जी 180 डिग्री। कैसे है थीटा 180 डिग्री, स्टूडेंट देखें हमने अभी यहाँ पर यही बात पढ़ी है कि जो प्रेशर P2 की डायरेक्शन अगर हम देखें तो वो इनवर्ड है, यानी कि जो फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी कि इससे पीछे वाला जो फ्लूइड है वो इस पर, इस डायरेक्शन पर, इसको क्योंकि ये पाइप यहाँ से आते हुए इसकी स्पीड बढ़ रही है और ये प्रेशर इनवर्ड होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि D2 की डायरेक्शन ये है और F2 की डायरेक्शन ये है। ये दोनों डायरेक्शन अगर हम देखें तो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट हैं, यानी कि ये जो प्रेशर इनवर्ड लग रहा है ये बेसिकली उस फ्लो को अपोज करने के लिए लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि यहाँ से आते हुए इसी पोर्शन की रफ्तार बढ़ रही होती है तो हम कहते हैं कि वो उसको ओवरकम करते हुए, धकेलते हुए बाहर निकल जाएगा। तो हम कहते हैं कि F2 और D2 इस केस में एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पैरेलल हैं, और अगर ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना होगा, 180 डिग्रीज होगा। तो यहाँ पर हमने थीटा 180 डिग्रीज लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, P2A2, और डेल्टा x2 की जगह पे अगेन जैसे हमने यहाँ पर किया था डेल्टा x1 इक्वल्स टू V1T, यहाँ पर जो डेल्टा x2 होगा मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इज इक्वल्स टू V2 मल्टीप्लाइड बाई T। इस रिजल्ट को स्टूडेंट हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, V2 मल्टीप्लाइड बाई T, और cos 180 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो रिजल्ट आ जाएगा -P2A2 V2 इंटू T। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि जो वॉल्यूम 1 है वो A1 V1 T के बराबर है, स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह से मैं इसी के साथ यहाँ पर इसके साथ में ही एक लाइन लगाकर मैं ये लिख सकता हूँ कि जो वॉल्यूम एट द एंड 2 है वो किसके इक्वल होगा, A2 V2 इंटू T के बराबर होगा। तो A2 V2 T की जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं -P2 इंटू वॉल्यूम ऑफ एंड 2, वॉल्यूम एट एंड 2 ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब स्टूडेंट हमने ये बात यहाँ पर ये भी डिस्कस की कि जो हमारे पास चूंकि ये
इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, लिहाजा इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो यहां से हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि उसी पोर्शन का जो वॉल्यूम होगा, उसी पोर्शन का जो वॉल्यूम होगा हमारे पास एंड नंबर 1 पर और एंड नंबर 2 पर, हम कहते हैं कि वो सेम रहेगा। और अगर वो सेम है तो इन दोनों की जगह पर सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट इन दोनों एंड्स पर जो टोटल वर्क होगा उसी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड पर, अगर हम उस वर्क को कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल करने के लिए हम दोनों एंड्स पर जो वर्क की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की उनको कैलकुलेट करेंगे। W1 हमारे पास किसके इक्वल था, P1 इनटू वॉल्यूम V1, और वॉल्यूम V1 की जगह पर भी सिंपली वॉल्यूम लिख दें, प्लस W2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस P2 इंटू वॉल्यूम। अब स्टूडेंट इस रिलेशन में देखें तो हमारे पास क्या कॉमन है, इस रिलेशनशिप में हम लिख सकते हैं P1 इंटू वॉल्यूम प्लस और माइनस माइनस P2 इंटू वॉल्यूम। अब यहां से अगर हम वॉल्यूम की वैल्यू को कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर रिजल्ट क्या बचता है, P1 माइनस P2 बचता है। ये हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। अब हम इस टोटल वर्क में यहां पर वॉल्यूम की जगह पर अगेन जैसे हमने पढ़ा था डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, मास ओवर डेंसिटी। तो हम इसी इक्वेशन में P1 माइनस P2 और वॉल्यूम की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, मास ओवर डेंसिटी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क एक के इक्वल आ जाएगा। और इसको हम नंबर दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है। स्टूडेंट हम लोगों ने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी वर्क होता है तो उसकी एनर्जी में चेंज आ जाता है। वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो सकता है, वो एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो फ्लूइड का जिस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं और फ्लूइड के इस पाइप के इस क्रॉस सेक्शन पर अगर हम देखें तो जो हाइट थी वो h1 थी, जो कि इस H2 के मुकाबले में ज्यादा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी। जब ये इस तरह से फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तो हम ये जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें चेंज आएगा। और हम उसको कैसे लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब फाइनल बेसिकली हमारे पास ये एंड नंबर 2 है और इनिशियल क्या था, एंड नंबर 1 था। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट एंड नंबर 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट एंड नंबर 1। तो एंड नंबर 2 पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, mgh2, एंड नंबर 2 के लिहाज से h2, और एंड नंबर 1 पर क्या होगी, mgh1। तो ये हमारे पास चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा और इसको हम नाम दे देते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट यहां पर ही हम इसके साथ ही इसी रिजल्ट को फर्दर अगर हम सिंपलीफाई करते जाएंगे तो हम ये देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें भी तो चेंज आएगा। काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल एट एंड नंबर 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विच इज काइनेटिक एनर्जी एट एंड नंबर 1। तो हमारे पास सेकेंड एंड पर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसके इक्वल होगी, हाफ एम v2 स्क्वायर, और फर्स्ट एंड पर क्या होगी, हाफ एम v1 स्क्वायर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा और इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आया और काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आया, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू टोटल चेंज इन द एनर्जी। और टोटल चेंज इन द एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, चेंज, और यहां पर मैं लिख लेता हूं एनर्जी, और यहां पर मैं लिख लेता हूं टोटल, टोटल चेंज इन द एनर्जी। टोटल एनर्जी में चेंज कैसे आया, हम ये कहते हैं कि चूंकि काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आया है और पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आया है, लिहाजा टोटल चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू द टोटल वर्क डन। लेकिन स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत हम ये देख सकते हैं कि जो टोटल वर्क था उसको इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक अगर हम उसकी वैल्यू लिखें तो वो थी P1 माइनस P2 इंटू एम ओवर रो।
और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को इक्वेशन नंबर 4 से देखें तो वो क्या थी, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है इक्वेशन नंबर 3 के मुताबिक वो है एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड को अगर हम देखें तो इसमें स्टूडेंट m कॉमन है। मैं उस m को पहले लिख लेता हूं और बाद में ये देख सकते हैं हाफ v टू स्क्वायर माइनस हाफ v वन स्क्वायर प्लस m, चूंकि हम कॉमन निकाल चुके हैं, जी एच टू माइनस जी एच वन। ये जो m हमने कॉमन निकाला है P1 माइनस P2 m ओवर, ये इस साइड पर भी तो m मौजूद है तो ये उसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा और ये रो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा रिजल्ट हो जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल्स टू, ये रो जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये रो सब फैक्टर्स के साथ जो इस साइड पर मौजूद है मल्टीप्लाई होगा, हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन। स्टूडेंट आप देखें कि हमारे पास ये P1 तो यहाँ पर पॉजिटिव ही है, ये जो हमारे पास P2 है इधर नेगेटिव है, अगर मैं इसको इस साइड पर ले जाऊं, यहाँ पर इक्वल्स का साइन लगाऊं और इस साइड पर ले जाऊं तो ये हमारे पास P2 हो जाएगा प्लस का। और इसी तरह से यहां पर अगर हम देखें तो स्टूडेंट हमारे पास इस साइड पर इक्वेशन के हाफ रो वी टू स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है और रो जी एच टू भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर हाफ रो वी वन स्क्वायर नेगेटिव है तो वो इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, हाफ रो वी वन स्क्वायर, और ये माइनस रो जी एच वन, ये भी इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस रो जी एच वन हो जाएगा। स्टूडेंट अब अगर हम देखें तो क्या ये वही हमारी स्टेटमेंट नहीं बन गई? हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक क्या था कि प्रेशर हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रो जी एच वन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनका रिजल्ट कांस्टेंट रहता है। स्टूडेंट यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने वहां पर स्टेटमेंट में लिखी थी वो ये थी कि प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हमने कहा था कि इनका सम कांस्टेंट रहता है। तो स्टूडेंट यहाँ से हम एक बात हमारे जहन में आ सकती है कि ये वाली जो टर्म है इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और ये वाली टर्म जो है ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चे इस चीज को कहते हैं सर काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए पॉइंट बता रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ओवर वॉल्यूम को अगर हम देखें तो सर यहाँ पर क्या है, आप काइनेटिक रहे हैं, लिखा आपने हाफ रो वी स्क्वायर है, तो बेटा देखें काइनेटिक एनर्जी हमने क्या पढ़ी हुई है, हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पर पढ़ी थी वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, मास ओवर डेंसिटी, तो मैं मास ओवर डेंसिटी लिख सकता हूँ। और अगर स्टूडेंट हम इसे सिंपलीफाई करें तो हमारे पास मास मास से कैंसिल हो जाएगा और ये रो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी और रिजल्ट आ जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हाफ रो वी स्क्वायर दरअसल क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही है। और इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट क्या है, mgh, और वॉल्यूम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मास ओवर डेंसिटी, मास मास से कैंसिल हो जाएगा, रो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रो जी एच बेसिकली क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो स्टेटमेंट वो हमारी पूरी होगी कि नहीं होगी, प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, किसका, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का, जो नॉन विस्कस हो, जो स्टेडी मैनर में फ्लो कर रहा होता है। यानी कि सम इन तीनों का सेम रहने से मुराद ये है कि अगर उस एंड पर प्रेशर और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ऐड करें और इस एंड पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर को ऐड करें तो जवाब सेम आएगा। ऑल तो ऐसे हो सकता है कि वहां पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर मुख्तलिफ हो, वहां पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मुख्तलिफ हो, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मुख्तलिफ हो, लेकिन इन तीनों का सम उस एंड पर और इन तीनों का सम इस एंड पर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों ने इस लेक्चर को बड़े अच्छे से सीखा होगा।
Please don't forget to like and subscribe our channel and keep good care of yourself. Allah Hafiz.